हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर कर रहे थे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब उसी में हमने आगे कंटिन्यू करना है अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ आयनाइजेशन एंथैल्पी। अभी तक हम चैप्टर में पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ चुके हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंटिस्ट जिन्होंने पीरियोडिक टेबल को फाइनली जो पूरा ऑर्गेनाइज किया उन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। इवन हमने ट्रेंड स्टार्ट किए हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के ट्रेंड्स हैं। द फर्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं एटॉमिक रेडियाई। द नेक्स्ट इन दिस सीरीज़ जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी। जहाँ तक भी है आप क्लास 10th में पढ़कर आए हैं, सभी बच्चे जानते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है। तो इस वीडियो में हम आयनाइजेशन एंथैल्पी से रिलेटेड सभी टाइप्स ऑफ डाउट्स क्लियर करेंगे, सभी टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। आपको एक्सेप्शंस भी मैं बताऊंगी कि कहाँ कहाँ एक्सेप्शंस हैं, जो कि आपको उन विद रीज़न आपको पता चलेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी से लेकर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन तो एज सच हर स्टूडेंट जानता है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to remove an electron from an isolated gaseous atom in its ground state is called ionization enthalpy। जैसा कि आप देख सकते हैं, A सॉलिड से हम जब A गैशियस बनाते हैं तो हमारा डेल्टा H पॉजिटिव होता है। जब वही इस गैशियस मॉलिक्यूल में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन लूज होता है, तो हम ये जानते हैं कि कैटायन बनता है। तो इस इक्वेशन के लिए जो हमारा डेल्टा H होता है उसको हम आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। तो अब ये क्यों ज़रूरी है कि हम गैशियस स्टेट से ही एक एटम को इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि सॉलिड स्टेट में जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू द गैशियस स्टेट। तो इंटर एटॉमिक फोर्सेस की वजह से एक इलेक्ट्रॉन को उसमें से रिमूव करना इज़ मच मोर डिफ़िकल्ट रादर देन कि हम गैशियस में, जहाँ पे इंटर एटॉमिक फोर्सेस बहुत मिनिमम होते हैं, वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें। तो इसी के लिए एक स्पेशल नोट है, फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी it is essential that the interatomic forces of attraction should be minimum. Since in gaseous state atoms are widely separated, so the forces of attraction are minimum. इसीलिए हम जो ionization enthalpy का concept पढ़ते हैं वो isolated gaseous atom के लिए ही पढ़ते हैं। There are some factors affecting the ionization enthalpy. First of all is the nuclear charge. पढ़कर आए हैं सब न्यूक्लियर चार्ज क्या है। जैसे जैसे जो हमारा प्रोटॉन का चार्ज होता है वही हमारा न्यूक्लियर चार्ज होता है, यानी जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वही हमारा न्यूक्लियर चार्ज होता है। द आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। एज विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल आर मोर फर्मली हेल्ड टू द न्यूक्लियस एंड ग्रेटर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव देम। जितनी ज़्यादा एनर्जी आपको चाहिए निकालने के लिए, वही आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। जैसे आप देखो नाइट्रोजन में नाइट्रोजन, कार्बन, बेरिलियम, लिथियम, जब हम बात करते हैं इनकी, तो हमारा क्या हो रहा है, इस केस में हमारी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो कम होती जा रही है। क्यों कम होती जा रही है? क्योंकि हमारा न्यूक्लियर चार्ज कम होता जा रहा है। जब न्यूक्लियर चार्ज ही कम होता जाएगा तो हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कम होती जाएगी, क्योंकि वो इजी टू रिमूव हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, है ना। तो वहीं हम बात करते हैं किसकी, अब दिस वाज द न्यूक्लियर चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको, नेक्स्ट फैक्टर जो आपको इस आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए पढ़ना है वो होगा हमारा एटॉमिक साइज। जब भी हम एटॉमिक साइज की बात करेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज एज एटॉमिक साइज इंक्रीजेज as the distance between the nucleus and the valence electrons increases, the attractive force on valence electrons decrease and removal of electrons become easier. In simple words मैं आपको ये बात समझा दूँ, जब भी हमारा एटॉमिक साइज बढ़ता है, जैसे ऊपर से नीचे बात करते हैं, ऊपर से नीचे आते हुए एक एक शेल बढ़ रहा है और हमारा एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। जैसे जैसे शेल बढ़ रहा है और लास्ट इलेक्ट्रॉन जो रिमूव करना है वो नीचे नीचे जाते जाते दूर होता जा रहा है न्यूक्लियस से,
तो उसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज कम होता जा रहा है, तो फिर वो इजी होगा रिमूव करना, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी। यानी जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारा एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, लेकिन ऊपर से नीचे आते हुए हमारी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जो हमें रिमूव करना है उसके ऊपर न्यूक्लियस का इफेक्ट बहुत ज़्यादा कम है, सो इट इज़ ईजी टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन जो कि अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस है डाउन द ग्रुप। जैसे आप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम का केस देखें तो सीजियम का बिगेस्ट साइज है, इसलिए उसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होगी। लिथियम का स्मॉलेस्ट साइज है तो उसमें सबसे ज़्यादा होगी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ द थर्ड फैक्टर जो इफ़ेक्ट करता है हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी को। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बेस है हमारा हर चीज़ का, हम पढ़कर आए हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। उसमें हमने 2 स्पेशल केस पढ़े हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, दैट इज़ हाफ फिल्ड एंड कम्प्लीटली फिल्ड। हाफ फील्ड का आप ये देखो केस, हाफ फील्ड एंड कम्प्लीटली फिल्ड। कम्प्लीटली फिल्ड तो हमको पता है हमारी जिनको कोई मतलब नहीं है किसी भी चीज़ से, कोई रिएक्शन नहीं करना उन्हें, ना किसी को एक इलेक्ट्रॉन देना ना किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेना, बिकॉज दे आर कम्प्लीटली सेटिस्फाइड विद व्हाट दे हैव। जो एक होता है ना वो आत्मा होती है जो बिल्कुल परम संतुष्ट आत्मा, वो होते हैं हमारे नोबल गैसेस, जिनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता, ना लेना और ना देना। तो वो होते हैं हमारे कम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ, और उनकी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। ये देखिए आप, नोबल गैसेस हैव द मैक्सिमम आयनाइजेशन एंथैल्पी। व्हाई? बिकॉज दे हैव कम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, means they do not want any loss of electron and even the gain of electron। उनको कुछ भी नहीं चाहिए, तो वो completely filled हैं, completely satisfied हैं। तो जब भी आयनाइजेशन एंथैल्पी मैक्सिमम क्यों होगी? क्योंकि वो इतने स्टेबल हैं लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ कि वो एक भी इलेक्ट्रॉन को लूज़ नहीं कर सकते। तो उनको उसमें से एक कंप्लीट फिटेड समझ लो, कुछ फिटेड है, बॉक्स अरेंज हो गई एक चीज़, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज हो गए उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि वो बहुत स्टेबल स्टेट में है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल स्टेट में है, इसलिए उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए नोबल गैसेस की मैक्सिमम आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। ये बात हुई हमारी कम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का केस। जो इसका अलावा केस है वो आपको पढ़ना है हाफ फिल्ड। जिस तरह कम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है, उसी तरह हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। आप देख सकते हो नाइट्रोजन का केस और ऑक्सीजन का केस। यूजुअल जो ट्रेंड है, अकॉर्डिंग टू जो यूजुअल ट्रेंड जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, जिस तरह एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़नी चाहिए, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस इज़ एन एक्सेप्शन। जो आगे भी मैंने इनको एक प्रॉपर पेज दिया है सारी एनॉमलीज़ के लिए, जो जनरल एनॉमलीज़ हैं, बट मैं आपको यहाँ भी बताती हूँ कि नाइट्रोजन के केस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2s2 2p3 एंड ऑक्सीजन इज 2s2 2p4। आप देख सकते हो P3, P का 6 होता है, P ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है इस केस में, तो इसकी वजह से जो नाइट्रोजन है वो ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में है, तो इसीलिए उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, क्योंकि ज़्यादा स्टेबल स्टेट में से एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज़ ग्रेटर देन ऑक्सीजन। If an atom contains exactly half-filled or completely filled orbitals, such an arrangement has extra stability. So, removal of an electron from such an atom requires more energy than the expected one. तो यही दोनों केसेस हैं, एक हाफ फिल्ड का मैंने आपको पढ़ाया और एक completely filled का। Next in the factors comes the penetration effect of electrons. What is penetration effect?
वो अभी हम जब हम जैसे हम बात करते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन जब एटम्स की, तो इलेक्ट्रॉन्स एस ऑर्बिटल में हैव द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग फाउंड नियर टू द न्यूक्लियस। जब हम न्यूक्लियस की बात करेंगे, अगर हमारा ये न्यूक्लियस है तो हमारे एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन कहीं यहाँ, फिर पी, फिर डी और फिर एफ, यानी न्यूक्लियस के पास जो होगा वो होगा एस। तो पेनेट्रेटिंग पावर जो होगी वो यानी सबसे अंदर जो है एटम के, ये कंप्लीट एटम है, सबसे अंदर होगा एस ऑर्बिटल और उसके बाद पी, फिर डी, फिर एफ। यानी एक ऐसे ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा रादर देन एक एफ ऑर्बिटल के। So, reading about this penetration effect of electrons, ionization enthalpy increase as the penetration effect of electron increases. जैसे जैसे penetration effect increase होगा, obviously the ionization enthalpy increase होगी। देखो जैसे penetration effect इधर increase हो रहा है, किस में सबसे ज़्यादा, कौन सबसे ज़्यादा अंदर है, कौन है, S। तो S, जब s ऑर्बिटल में से हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा हो जाएगी। इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, द इलेक्ट्रॉन्स इन s ऑर्बिटल हैव द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग फाउंड नियर टू द न्यूक्लियस एंड दिस प्रोबेबिलिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग एज इन द केस ऑफ p, d and f ऑर्बिटल। In other words, s orbital electrons are more penetrating towards the nucleus than p orbital electron and those so on, जैसे कि हमने ये देखा। Thus, for the same shell, ionization enthalpy would be more to remove s orbital electron than energy required to remove p orbital electron, which in turn would be more to remove d and f orbital, so on. एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाती हूँ। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का जब हम केस देखें, मैग्नीशियम इज 2s2 2p6 एंड 3s2, एल्यूमिनियम इज 3s2 3p1। इस केस में मैग्नीशियम, इसमें देखो दो लग रहे हैं, इसमें हमारा फुल्ली फिल्ड एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल इज फुल्ली फिल्ड, तो ये फिर भी मैग्नीशियम की ज़्यादा होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होती है। और दूसरा इसमें ये कि इसमें एस ऑर्बिटल में से जो सबसे अंदर ऑर्बिटल है उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना है और यहाँ उसके बाहर वाले में से निकालना है एक इलेक्ट्रॉन को। तो कौन सा ज़्यादा मुश्किल होगा, जो न्यूक्लियस के पास होगा उससे हमको निकालना मुश्किल है या न्यूक्लियस से दूर? ऑब्वियसली न्यूक्लियस से जो पास होगा उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, इसीलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम। आई होप ये सबको क्लियर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आयनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट कर रहा है और इसी पे बेस ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं हमारे, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और पेनिट्रेशन इफेक्ट के ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। दीज वर द 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयनाइजेशन एंथैल्पी। यही 4 बेसिक हैं, उनमें से ये सबसे ज़्यादा 2 इम्पॉर्टेंट हैं जिनसे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। नेक्स्ट इज द जनरल ट्रेंड जो आपको पढ़ना है आयनाइजेशन एंथैल्पी का इन दी पीरियोडिक टेबल। इन जनरल व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, जब हम लेफ़्ट टू राइट, आप ये देख सकते हो मैंने एग्जांपल के तौर पे समझाया हुआ आपको। लिथियम से जब हम नियॉन तक आते हैं, ये हमारा सेकंड पीरियड है, उसमें क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज डिक्रीज़ कर रहा है। एटॉमिक साइज एक फैक्टर था आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए, तो एटॉमिक साइज डिक्रीज़ कर रहा है, हमने पढ़ा था, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ जाती है। यही हम पढ़कर आए हैं, हमने एटॉमिक साइज़ और न्यूक्लियर चार्ज के बारे में पढ़ा था। एटॉमिक साइज़ घट रहा है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इसकी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी अलॉन्ग अ पीरियड इंक्रीज़ होती है। वहीं जब हम बात करें डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे ऊपर से हम नीचे आते हैं तो एटॉमिक साइज़ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज़ हो जाएगी। कीप्स ऑन डिक्रीजिंग रेगुलरली एज वी मूव डाउन द ग्रुप फ्रॉम वन एलिमेंट टू द अदर एज एटॉमिक साइज इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। और एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है जो हमें निकालना है वो दूर हो जाएगा न्यूक्लियस के इफ़ेक्ट से और ईजी होगा उसको रिमूव करना। आफ्टर दिस
दिस वॉज द यूजुअल ट्रेंड। इसके बाद मैं आपके साथ एक शॉर्ट टॉपिक डिस्कस करना चाहती हूँ, वो मेरे नोट्स में नहीं है बट आप उसको सुन सकते हैं। वो है हमारा सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज़ के ऊपर टॉपिक है। सक्सेसिव यानी IE1, IE2 एंड IE3। IE1 इज़ द आयनाइजेशन एंथैल्पी जो कि आप लास्ट इलेक्ट्रॉन यानी जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होगा वो निकलेगा। एक बार ही आपने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो IE2 कब आएगी? जब आप उसी जिसमें से आपने इलेक्ट्रॉन निकाला है उसी सिस्टम में से एक इलेक्ट्रॉन और हम निकाल देंगे तो हमारी IE2 हो जाएगी। और फिर उसी सिस्टम जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन IE2 वाले सिस्टम में से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल देंगे तो हमारी IE3 हो जाएगी। जो मेजर थिंग आपको पढ़नी है वो है इन तीनों सक्सेसिव जो आयनाइज, इसी तरह सो ऑन बढ़ता जाता है IE4 IE5, लेकिन ये तीन बेसिक होती हैं। सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज़ कहते हैं इनको हम। जब द आयनाइजेशन एनर्जीज या एंथैल्पीज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम आर कॉल्ड एज सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज़। तो अब जो आपको पढ़ना है वो है कि इन तीनों आयनाइजेशन एंथैल्पीज़ में से सबसे ज़्यादा कौन सी होती है और सबसे कम कौन सी। हम जब ये देखते हैं कि जब देखो ध्यान से आप सुनो, जब हम इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, सोडियम का केस देखते हैं। पहले 281 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो जब हम बात करेंगे 281 की, तो जब लास्ट इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो लास्ट शेल में से यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इट इज़ वेरी इजी, तो वो तो इजीली निकल जाएगा, बहुत ही इजीली निकल जाएगा। तो जो भी होगी हमारी आयनाइजेशन एनर्जी होगी, समझ लो ए आयनाइजेशन एंथैल्पी है उस केस की जब हमने लास्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन निकाला। अब हम बात करते हैं जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया सोडियम में से, Na+ बन गया, तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2-8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2-8। तो जब हम 2-8 की बात करते हैं तो अब आप देखो, अब इसमें से जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है वो 2-8 में से निकालना है। 8 जो है हमारा वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। 8 इज़ द ऑक्टेट, अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट जो हमारा जो ये होती है सबसे स्टेबल सिचुएशन होती है। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। 8 हैं भाई, वो जोड़े बिल्कुल एक दूसरे के हाथ टाइटली पकड़ के बैठे हैं। एक तो अकेला छूट गया था, उसको तो तुम ले गए आसानी से, लेकिन जब वो 8 बिल्कुल फिटेड बैठे हैं उनको निकालना बहुत मुश्किल है। तो उस केस में क्या होगा ना, हमारी IE2 बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा हमारा निकालना सेकेंड इलेक्ट्रॉन। तो IE2 विल बी मच मच ग्रेटर देन IE1, ठीक है। IE2 विल बी मच मच ग्रेटर देन IE1 इन द केस ऑफ सोडियम। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, मैं लेती हूँ सिलिकॉन का केस। सिलिकॉन इज़ 14284। इस केस में क्या होगा, जो लास्ट उसमें कितने हैं हमारे 4, एक इलेक्ट्रॉन निकालना इज ईजी, हम निकाल देंगे एक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या होगा, साइज़ और कम, थोड़ा साइज़ कम हो जाएगा, क्योंकि लास्ट शेल में 4 की बजाय 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो न्यूक्लियस उसको और टाइटली पकड़ लेगा। लास्ट के 3 इलेक्ट्रॉन को और टाइटली पकड़ लेगा न्यूक्लियस, क्योंकि अब उसका एक तो छूट गया, तो वो जो बचे हुए हैं उनको और टाइट से पकड़ के रखेगा। तो फिर वो डिफ़िकल्ट होगा कि अब हम उसमें से सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालें। जब हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कुछ आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी, वो किससे ज़्यादा होगी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से, क्योंकि फर्स्ट में न्यूक्लियस इतना फोर्स नहीं लगा पा रहा था 4 इलेक्ट्रॉन्स पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे, जो वो 3 पे लगा रहा है। उसी तरह जब हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकाल लिया हमने, किसी तरीके से कुछ आयनाइजेशन एनर्जी हमने दे दी, तो अब कितना होगा, लास्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के लिए पकड़ना और ज़्यादा आसान होगा, तो वो उनको और टाइटली पकड़ेगा, और टाइटली पकड़ेगा तो क्या होगा, अब IE3 लगाना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा उस थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो ये हमने क्या, सोडियम और ये सिलिकॉन के केस से हमने क्या जज किया कि IE1 फॉर एनी सिस्टम इज़ वेरी वेरी लेस एज कम्पेयर टू IE2, IE3, IE4 एंड सो ऑन। तो जब भी हम बात करेंगे 3 इलेक्ट्रॉन निकालने की, तो हमारी IE3 इज़ ग्रेटेस्ट, देन IE2, देन IE1। IE3 is greatest, IE2
and IE1 is the least। बहुत इजी होता है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना, लेकिन डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जाता है जब हम एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करते हैं। This is because energy required to remove electron from positively charged ion will be more than from a neutral atom, as effective nuclear charge in cations is more due to removal of electron. This was all about the successive ionization enthalpies. I hope आपको ये सब क्लियर होगा। जब हम ionization enthalpy की बात करते हैं तो highest ionization enthalpy, हाईएस्ट पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होती है? हीलियम की। टॉप मोस्ट राइट कॉर्नर में हमारा है प्रेजेंट। हम देख रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल में जब हम इधर से इधर जा रहे हैं तो हमारी आयनाइजेशन इंक्रीज हो रही है, जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हमारी आयनाइजेशन डिक्रीज हो रही है, राइट। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी? ऑब्वियसली जो यहाँ पर प्रेजेंट होगा। यहाँ पर कौन प्रेजेंट है? हीलियम। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं, अब जो हमको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है मेटालिक कैरेक्टर। इसी में मैं आपको वीडियो में कवर कर दूंगी, वो छोटा सा टॉपिक है बहुत। मेटालिक कैरेक्टर आप सब पढ़कर आए हो। अब जब हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का, उसके बाद हमको जो पढ़नी होती है वो यही है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो जो मेटालिक कैरेक्टर है वो हम जो टॉपिक में पढ़ने वाले हैं वो मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। एनॉमलीज देखने हैं हमको, मैं एनॉमलीज आपको बाद में बताऊंगी। पहले मैं मेटालिक कैरेक्टर का टॉपिक ख़त्म करना चाहती हूँ। सबको पता है मेटल क्या है? मेटल एक एलिमेंट है जिसके पास टेंडेंसी होती है टू लूज एन इलेक्ट्रॉन। जितनी ज़्यादा टेंडेंसी होगी एक एलिमेंट के पास टू लूज एन इलेक्ट्रॉन, उतना ज़्यादा उसका मेटालिक कैरेक्टर होगा। वहीं नॉन मेटल्स कौन होते हैं? नॉन मेटल्स वो होते हैं जिनके पास गेनिंग पावर होती है। दे हैव द टेंडेंसी टू गेन एन इलेक्ट्रॉन। जितनी ज़्यादा टेंडेंसी होगी एलिमेंट के पास गेन करने की इलेक्ट्रॉन, उतना ही ज़्यादा उसका नॉन मेटालिक कैरेक्टर होगा। जैसे कि बात करें सोडियम की, सोडियम के पास है 281। सोडियम वी हैव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। एक इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर सकता है, तो ये क्या है? मेटल। बात करें क्लोरीन की, 287। इसको क्या करना है? ये 7 निकालना मुश्किल हो जाएगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, गेन करेगा तो 288 बनाएगा, तो ये क्या है? हमारा नॉन मेटल। ठीक। मेटालिक कैरेक्टर किस चीज़ पे डिपेंड करता है? साइज़ ऑफ द एटम पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा साइज़ होगा एटम का, उतना ज़्यादा उसका मेटालिक कैरेक्टर होगा। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, क्योंकि साइज़ बढ़ जाता है, और वहीं पे मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज़ करता है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट अलॉन्ग अ पीरियड, क्योंकि साइज़ डिक्रीज़ कर जाता है। एलिमेंट्स इसी वजह से जो हमारा पूरा पीरियोडिक टेबल है उसमें लेफ़्ट हैंड साइड्स पे जो हमारे हैं वो सारे मेटल्स हैं, और राइट हैंड साइड पे हमारे नॉन मेटल्स हैं। उन्हीं के बीच एक स्लाइट है, लाइन है पूरी, उसको वो हमारे सेमी मेटल्स या फिर मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? दे शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अब हम बात करते हैं हाईएस्ट मेटालिक कैरेक्टर की। हाईएस्ट मेटालिक कैरेक्टर है किसका? ऊपर से जब हम नीचे आते हैं सीजियम, फ्रांसियम, लेकिन फ्रांसियम का होना चाहिए, लेकिन वो मैनमेड है। ठीक है, फ्रांसियम जो है हमारा मैनमेड है। ऊपर से नीचे आते हुए हमारा मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, क्योंकि साइज भी बढ़ता है। तो जब हम नीचे आते हैं तो उसमें फ्रांसियम है हमारा लास्ट, बट दैट इज़ द मैनमेड। तो जब हम भी बात करेंगे हाईएस्ट मेटालिक कैरेक्टर की, तो वो हम नेचुरल एलिमेंट की बात करते हैं, तो वो हमारा हो जाता है सीजियम। सीजियम इज़ द नेचुरल एलिमेंट जिसका हाईएस्ट मेटालिक कैरेक्टर होता है। और वहीं हम नॉन मेटालिक कैरेक्टर की बात करें तो ऑब्वियसली फ्लोरीन। राइट मोस्ट कॉर्नर टॉप में हमारा फ्लोरीन होता है, हाईएस्ट नॉन मेटालिक कैरेक्टर, एंड सीजियम इज हाईएस्ट मेटालिक कैरेक्टर। दिस वाज ऑल अबाउट द आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड द शॉर्ट टॉपिक मेटालिक कैरेक्टर, जो मैंने इसमें कवर कर दिया है। अब जो मेरे को एक छोटा सा आपको 5 मिनट मैंने और लेने हैं आपके क्या बताने के लिए, द एनोमलीज दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो मैंने थोड़े आपको कवर कर दिए हैं, बट स्टिल मैं एक बार आपको थोड़ा सा उसका ओवरव्यू देना चाहती हूँ। दैट इज़, फर्स्ट जो एनोमली है, नॉर्मल ट्रेंड से जो डिफरेंट जा रहे हैं। ट्रेंड के अकॉर्डिंग बेरिलियम और बोरॉन
में बोरॉन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन बिकॉज ऑफ द फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स इन बेरिलियम हैज़ मोर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन इन बोरॉन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का केस मैं आपको बता चुकी हूँ, हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल्स की वजह से नाइट्रोजन में ज़्यादा है। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का केस मैं आपको बता चुकी हूँ। इसमें दो केसेस आते हैं, एक आता है ये एक तो फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स की बात आती है, दूसरा आप इसमें पेनिट्रेशन इफेक्ट की भी बात कर सकते हो, बट दोनों केस से ही जो एक्चुअल आयनाइजेशन ट्रेंड है वो है मैग्नीशियम इज हैविंग मोर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन एल्यूमिनियम। एंड ऑल्सो द केस फॉर phosphorus and sulfur. Phosphorus is having more ionization enthalpy than sulfur because of half-filled p orbitals. This was all about ionization enthalpy. All the concepts are clear in this video for ionization enthalpy. I hope आप सभी इसको पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ आएगी, and then you can try any questions and you can ask any questions related to ionization enthalpy in the comment box. Do like and share my video to all those who require, and do comment in the comment section whether you like my way of teaching or not. Thank you so much. Thanks for watching.